हेलो। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और आज हम सेट नंबर 19 करने वाले हैं। अब तक हमने सेट नंबर 18 तक पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पीवाईक्यू ही लगाए हैं हम लोगों ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं। जो लोग लगातार जुड़े हुए होंगे उन लोगों को बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा प्रैक्टिस सेशन करने में, तो आप लोग भी कंटिन्यू करो। जिन्होंने नहीं किए, जो लोग आज से भी शुरुआत कर रहे हैं, वो लोग सेट नंबर 1 से शुरुआत करो। एक रात बैठो, पूरा प्रैक्टिस सेशन ही खत्म हो जाएगा एक रात में, क्योंकि अभी हम सेट नंबर 19 पर ही हैं। क्लियर है वाली बात? तो चलिए हम अपना प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ हम मूव करते हैं। When the angle between the force and the displacement is 90 degree, the work done is। अगर हमारा एंगल किस चीज के बीच का है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। सबसे पहला आता है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, इसका एंगल। हमारा एंगल यहाँ पे कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, जीरो चले जाएगा। क्योंकि देखो, जीरो को मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू से करोगे तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या आ गया है, जीरो। पॉजिटिव कब होता हमारा, तब हमारी कॉस की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होता है, तो वो पॉजिटिव हो जाता। और नेगेटिव कब होता है, कहने का मतलब पॉजिटिव। एक बात हम बोल सकते हैं, जो वर्क डन है वो भी हमारा आगे की डायरेक्शन में होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होना चाहिए, आगे की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए अगर हमारी कॉस की वैल्यू कितनी हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, कॉस 180 डिग्री की होती है -1। क्यों आता है कॉस 180 डिग्री, क्योंकि अगर हमारा वर्क डन हो रहा है कहाँ, आगे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, पीछे, तो ये एंगल कितने का बनाता है, 180 डिग्री का बनाता है। तो हमारा आंसर क्या चले जाता है, वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे हम स्विच करते हैं। If a body is transformed motion moves on a curved path, then this motion is called। देखो, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, तो कभी कभी ना वर्ड्स को समझना चाहिए, उसी के हिसाब से हमें करना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कर्व पाथ बोल रहा है, ठीक है। कर्व पाथ वाला मोशन कैसा होगा हमारा, कर्वेचर जैसा कुछ वर्ड सुनाई देगा हमें। यहाँ पे हमारा आंसर क्या चले जाएगा, कर्वीलिनियर मोशन हमारा आंसर चले जाएगा। स्ट्रेट लाइन का मोशन कैसा है, जो कि हमारा मोशन किसमें हो रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में, किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा होगा, ठीक है। उसके पास है क्या, एसएचएम और पीरियोडिक मोशन। कहने को ये दोनों वर्ड्स ना आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों के जो एग्जांपल्स हैं काफी हद तक सेम होते हैं। एसएचएम में क्या है, एक तरह का पीरियोडिक मोशन ही होता है। इसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन को बोला जाता है। जैसे कि हमने बॉल फेंकी दीवार पे, और दीवार से क्या है, तुरंत बैक है, या फिर झूला जो होता है ना, झूलने वाला, उसको स्विंग करता रहता है, टू एंड फ्रो क्या करता रहता है, चलता रहता है। लेकिन किसी एक टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, वो मूव कर रहा होता है। कहने का मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जितना टाइम उसे आगे जाने में लगेगा, सेम टाइम उसको पीछे जाने में लगेगा। क्लियर है वाली बात? तो चलिए आगे चलते हैं अब हम। ड्यूरिंग अ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट अ हेलमेट इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग। किस चीज में हेल्पफुल है, रिड्यूस करने में। देखो, हमारे तो यही समझ में आता है नॉर्मली, हेलमेट की अगर भाषा में बोले तो हेलमेट लगाना चाहिए बाइक और स्कूटी पे जाते टाइम। अगर कोई एक्सीडेंट होता भी है तो हमारा सर तो बचेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव पोर्शन है। तुम लोगों ने जितनी भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, सारे के सारे ट्रांसप्लांट होने पॉसिबल है। सारा कुछ होना पॉसिबल है। क्या दिमाग का होना पॉसिबल है? नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसको बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमें हेलमेट लगाना चाहिए। क्लियर है वाली बात? तो लेकिन अगर कोलिजन हुआ है, कोलिजन का मतलब क्या है, बहुत टकराव हुआ है, तो उससे क्या होगा, क्या वो किस चीज को रिड्यूस करने में मदद करेगा, वो होता है हमारा क्या, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, एफ इंटू क्या होता है हमारा, टी होता है। क्या होता है, एफ इंटू टी होता है, ठीक है। इम्पल्स को क्यों, क्योंकि इम्पल्स क्या है, एक कुछ सेकंड के लिए बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा क्या होता है, पावरफुल कोलिजन होता है एक साथ। उसको क्या करता है, करने के लिए काम आता है। इम्पल्स को कम करने के लिए कौन काम आता है, हेलमेट काम आता है, ठीक है। क्लियर है वाली बात? अब यहाँ पे ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन कम कर पाएगा, हेलमेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि टकराव तो होना तय है, एक्सीडेंट होना तय है, किसी भी दिन हो सकता है। हमें हेलमेट लगा करके ही चलना चाहिए, तो उसको वो डिक्रीज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि तुमने हेलमेट लगा लिया अब कोई कोलिजन नहीं होगा, चाहे कैसे भी बाइक चलाओ, चाहे कैसे भी स्कूटी चलाओ, तो वो तो नहीं हो सकता ना ऐसा। वर्किंग फोर्स और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है हमारी, स्पीड अपॉन में टाइम होती है। कोई भी वर्किंग फोर्स है जो भी उस पर काम कर रही है, क्या वो रिड्यूस हो सकती है, नहीं रिड्यूस होगी। जितनी ज्यादा फोर्स होगी ना, जितना अच्छा स्पीड में आ रही होगी कोई भी सामने से टकराव, उतना बहुत अच्छा टकराव होगा, ये कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेचिंग इज, स्ट्रेचिंग का क्या है एग्जाम्पल, एक है हमारा क्या, फ्लैग होस्टिंग, और एक क्या है, ओपनिंग द डोर, लिफ्टिंग द कर्टेन, और क्या है, पुश द बॉडी। अगर मैं किसी चीज को पुश करूं, किसी चीज में धक्का मारूं, क्या इस कोई लिफ्ट, ये स्ट्रेचिंग का काम है, नहीं है। किस चीज को मैं ओपन कर रही हूँ, ये स्ट्रेचिंग हो रही है, नहीं हो रही है। लिफ्टिंग द कर्टेन, अगर मैं पर्दे वगैरह को उठा करके कहीं रख रही हूँ,
तो ये कोई स्ट्रेचिंग काम है नहीं है। लेकिन हम जो होता है हमारा होस्टिंग ऑफ फ्लैग फ्लैग जो लहराते हैं उस टाइम पे उसकी जो डोरी है उसको मैं स्ट्रेच करूंगी तो उसके साथ साथ जो मेरी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स हैं वो भी क्या हो रही होती है, स्ट्रेच हो रही होती है। क्लियर है वाली बात? तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, ए चला जाएगा। द स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो ये वाला शायद क्वेश्चन पिछली क्लास में भी आया था। ये क्या है, क्राउडेड रोड है, एक मैंने रोड बनाई है, ठीक है। अब इसमें क्राउड भी बनानी जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है, लोग हैं, सब्जी मंडी लगी हुई है। अब सब्जी मंडी में से क्या निकालनी है हमें, गाड़ी निकालनी है, जो भी, या फिर स्कूटी, जो लोग जिन लोगों के पास होगी। सब लोग अपना अपना एग्जाम्पल लेकर के चलना। जिन लोगों के पास साइकिल है वो साइकिल लेंगे, जिन लोगों के पास ट्रक है वो लोग ट्रक लेंगे, जिनके पास ट्रैक्टर है वो लोग ट्रैक्टर भी ले लेंगे। चलिए करते हैं इस वाले। अब ये क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कोई भी हमारा क्या है, कोई भी व्हीकल है ये लगा हुआ। अब इसको जाना है, इसमें से होते हुए कैसे जाएगा, यहाँ पे खाली स्पेस है, यहाँ से होकर के निकलेगा, फिर ऐसे करके घूमेगा, फिर चलेगा, फिर ब्रेक लगाएगा, फिर थोड़ा सा चलेगा, फिर ब्रेक लगाएगा, फिर चलेगा, फिर ब्रेक लगाएगा। क्या चल रहा है, वो चल तो रहा है, कभी ऐसे करके मुड़ेगा, कभी कहीं से होकर के ऐसे ही करके मुड़ते हैं ना, तब सब्जी मंडी में जाते हैं तो निकलने के लिए रास्ता ही नहीं बचता है। तो ये कैसा मोशन है, ये हमारा कैसा मोशन है, डायरेक्शन ये अपनी चेंज कर रहा है, कुछ टाइम के लिए रुक रहा है, फिर चल रहा है। कैसा मोशन है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि आराम से चल रहा है कोई भी चीज, लेकिन एक टाइम इंटरवल देकर के चल रहा है, ठीक है। और हमारा क्या, सर्कुलर मोशन क्या है, जो हमारा कर्वी लीनियर जो भी चीज है हमारी किस पे घूमेगी, कर्व पाथ पे घूमेगी। रोटेशनल स्पीड कहने का मतलब है जैसे कि हमारे व्हीकल है ना, उसका अगर हम बहुत तेजी से उसको घुमाएं, स्पिनिंग ऑफ व्हील, उसका अगर हमें स्पीड का पता लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, हम रोटेशनल स्पीड बोलते हैं, ठीक है। The momentum of a moving object depends on some factor. Which of the following statement is most appropriate? इनमें से कौन सा है? देखो ये वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, आज फिर से आया है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा मोमेंटम होता है, वो क्या होता है, पी टू क्या होता है हमारा, एम वी होता है। मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास, क्या सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा। द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी, दोनों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये वाली बात सही है। द मूवमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो कहीं फॉर्मूले में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वेलोसिटी फिर भी दिखाई दे रही है, तो ये हो सकता है, नहीं होगा ये वाला ऑप्शन। द मोमेंटम ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये दोनों आंसर तुम लोगों को लगेगा मैम ये सही तो है क्योंकि सही बोल रहा है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में देखेंगे मोर करेक्ट कौन ज्यादा सही है, जिसमें दोनों चीजें आ रही होंगी, मास और वेलोसिटी दोनों ही आ रही है, वो क्या होगा, हमारा मोर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर नंबर क्या चले जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। पॉजिटिव एक्सिलरेशन मींस, पॉजिटिव एक्सिलरेशन का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले हमारा एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो हमारा पॉजिटिव कब होगा, तब हमारी वेलोसिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज कर रही होगी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अगर डिक्रीज करेगी तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव एक्सिलरेशन का रूप ले लेगा। अ बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सिलरेशन अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज जीरो, तो एक्सिलरेशन अगर मैं इसको अगर जीरो रख दूं तो एक्सिलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर चला जाएगा। आगे चलते हैं अब हम। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली विद टाइम, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंक रही हूँ, बॉल को हम कहाँ फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे, वर्टिकली विद टाइम। वर्टिकली कैसे होता है, ऐसे करके होता है, वर्टिकली ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। वेलोसिटी अगर मैं इसको किसी चीज को ऊपर फेंक रही हूँ तो फिर क्या हो रहा होगा, नेगेटिव अपवर्ड्स आएगी, पॉजिटिव डाउनवर्ड्स, नेगेटिव डाउनवर्ड्स या फिर पॉजिटिव अपवर्ड्स। क्या आएगी, पॉजिटिव कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। वेलोसिटी क्या हो रही होगी, एक्सिलरेट करेगी, क्या करेगी, एक्सिलरेट मतलब इंक्रीज करेगी, जाएगी किसी कोई हाइट क्या करेगी, अटेन करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी अपवर्ड्स। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं हम। Which of the following is the effect of balanced force applied to an object? बैलेंस्ड फोर्स अगर हमें अप्लाई करने, सबसे पहले क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कौन सा है जो बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई की जाएंगी किसी ऑब्जेक्ट पे, चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन द स्टेडी स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर चेंज इन स्पीड ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। अगर हम बैलेंस्ड फोर्स अगर किसी चीज को अगर हिलाएंगे तो फिर उसकी शेप में क्या आएगा, तुरंत चेंज आएगा, ठीक है। उसका क्या, स्टेडी स्टेट, जो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, जो इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है जहाँ पे वो बैठी है, रेस्टिंग है, जो भी उसका जैसे कि हम लोगों को आराम करने में सबसे हमें अच्छा लगता है, कहते हैं आराम,
ना खड़े होने में ना बैठने में, जैसा है हमें वैसा पसंद होता है, इक्विलिब्रियम में आना पसंद है। हर किसी जो भी चीजें संसार में वो सारा सारा इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करता है, मतलब स्टेबल होने का हर कोई कोशिश करता है। लेकिन जिस दिन हमारी बॉडी स्टेबल हो जाती है ना, उस दिन सीधा डेथ होती है हमारे केस में। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या चेंज डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या स्पीड चेंज होगी? नहीं। तो हमारा क्या है, शेप ही हमारा क्या जाएगा, आंसर चले जाएगा, चेंज इन शेप। आगे, इन अ कॉन्फ्रंटेशन इज ऑलवेज सेव्ड, जब हम बहुत, अगर यहाँ से सामने से गाड़ी आ रही है, कोई यहाँ से गाड़ी आ रही है, दोनों का क्या होगा, बहुत अच्छा क्या होगा, कोलिजन होगा। क्या होगा? कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या है, वही टकराव होने वाला है। क्या यहाँ पे प्रेशर सेव हो जाएगा, फोर्स सेव हो जाएगी, या थर्स्ट सेव हो जाएगा? इनमें से कुछ भी चीज सेव नहीं होगी। वो क्या होता है, हमारा मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वही क्या रहेगी, सेव्ड होगी। क्योंकि फोर्स आ रहा होगा बहुत, वो तो तुरंत खत्म करने की कोशिश करेगा ना, जो भी फोर्स, जितनी भी स्पीड, सारी चीजें बहुत अच्छे से कोलिजन होगा। और क्या सेव करने की कोशिश करती है, वो मोमेंटम को सेव करने की कोशिश करती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं? 56 एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर चला जाएगा। आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? अब देखो, एटॉमिक नंबर की बात की है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये सोडियम है और ये क्या है, हमारा नियोन है। तो सोडियम का कितना होता है, Na यहाँ पे रखा हुआ है, और नियोन कहाँ पे रखा हुआ है? अगर मैं पीरियोडिक टेबल बना ही देती हूँ जो जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं उनके लिए। ठीक है। सबसे पहला हमारा सोडियम यहाँ पे रखा हुआ है, H है यहाँ पे हमारा लिथियम है, यहाँ पे हमारा क्या रखा हुआ है, हीलियम है, उसके बाद से क्या रखा हुआ है, नियोन। नियोन का नंबर 10 होता है और सोडियम का नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो इसका नंबर क्या है, सोडियम का कितना है, 11 है, और नियोन का कितना है, 10 है। हीलियम का कितना है, 2 है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है एटॉमिक नंबर। कैल्शियम का कितना होता है, 20। क्लोरीन का कितना होता है, 17। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वहां पे रखा हुआ है, ये था ना बेटा मांगे कार सी, ये रहा कैल्शियम। कैल्शियम का कितना है हमारा, 20 है। क्या है हमारा कैल्शियम का, 20 है। और क्लोरीन का कितना है, 17 है, क्योंकि वो कहाँ पे रखा हुआ है, इसी बदल रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन का कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा फ्लोरीन, नीचे क्या रखा हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना है, 17 है। ठीक है। आगे क्या है हमारा, बेरिलियम और बोरॉन है। ये रहा बेरिलियम, इसका नंबर क्या है, 4 है। और यहाँ पे बोरॉन रखा हुआ है, जिसका नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो ये क्या है, 4 है और ये 5 है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये 11 से 10 डिक्रीज हो रहा है, 2 से 1 जाएंगे तो डिक्रीज बोलेंगे, 20 से 17 जाएंगे तो डिक्रीज बोलेंगे, बट 4 to 5 अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स? इनमें से कौन सा है जो क्या है, ट्रू और फॉल्स बताना है इनमें से। ठीक है। तो सबसे पहले, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीजेस। क्या होता है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आप लोगों को पता होगा, जो हमारे नॉन मेटल्स है वो कहाँ पे रखे हुए हैं, हमारे लेफ्ट में रखे हुए हैं। राइट में कौन है, हमारे नॉन मेटल, सॉरी मेटल्स हैं, और लेफ्ट में क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं। जैसे जैसे हम आगे की तरफ, इधर की तरफ हम पीरियड में चलेंगे, तो पहले तो केमिकल जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, उसके बाद से क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रेस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कैसा होता है, नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, जो हमारा ग्रुप में जैसे जैसे हम चलेंगे, ग्रुप में क्या होगा, हमारे ना शेल्स बढ़ते हुए चलेंगे। पहले के है, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर क्या आएगा, एन। जितने ज्यादा सब शेल होते हैं उतनी ज्यादा हमारी केमिकल एक्टिविटी क्या होती है, लगती है, कम होने लगती है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, ए सही है। बी ऑप्शन क्या चले जाएगा, हमारा गलत चला जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है। What are elements fluorine, chlorine, bromine and AT commonly known as? क्या बोला जाता है इनको? ठीक है। ये क्या है, हमारे हेलोजेंस होते हैं। क्या होते हैं, हमारे हेलोजेंस होते हैं। और ये कौन से ग्रुप में आते हैं, ये आते हैं हमारे 17 ग्रुप में। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और क्या है, एटी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे डी ब्लॉक वाले। कौन से होते हैं, डी ब्लॉक वाले। लेकिन इनका पूरा जो डी ब्लॉक है वो पूरा क्या नहीं होनी चाहिए, उसमें कितने एलिमेंट फिल कर सकते हैं हम, 10 उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें पूरे के पूरे क्या नहीं होने चाहिए, फिल्ड नहीं होने चाहिए। अगर पूरे फिल्ड हो गए 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, तो किसमें चले जाते हैं, हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में चले जाते हैं। नॉन ट्रांजिशन हमारे कौन कौन होता है, जेड होता है और सी डी होता है, और ये क्या होता है हमारा, एच जी होता है एलिमेंट। ये कैसे हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हमारे लेंथेनॉइड होते हैं, वो होते हैं हमारे कौन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और एक्टिनॉइड्स कौन, एक्टिनॉइड्स एफ ब्लॉक है। ये दोनों कहाँ पे रखे हुए हैं, हमारे
एफ ब्लॉक में रखे हैं, दोनों में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी 15 एलिमेंट्स होते हैं और एक्टिनोइड्स में भी कितने एलिमेंट्स होते हैं, 15 एलिमेंट्स होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तब तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। इन हमसे पूछा है इनकरेक्ट, सबसे पहले हमें हाईलाइट कर लेना चाहिए, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो इंक्रीज होता है ये बात। ऑल द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी, जैसे जैसे हम ग्रुप में चलते तो हमारी वैलेंसी सेम होती है। देखिए मैं कुछ ना एलिमेंट्स आपको लेकर के दिखा देती हूँ, लीना के यहाँ तक दिखा देती हूँ। हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, लिथियम का नंबर कितना होता है, 3 होता है, इसका कितना नंबर होता है, 19 होता है, सॉरी 11 होता है, कितना होता है 11, और पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, एक हमारा के शेल होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अलाउड है, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, एक एल होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, एक हमारा एम, ये कौन सा है हमारा के है, ये क्या हमारा एल है, ये क्या हमारा एम, बस मैं इतना ही बता रही हूँ। के में अलाउड हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, एल में अलाउड हूँ सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, एम में कितने भर सकती हूँ, 18 भर सकती हूँ, ठीक है। तो हम ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स अभी जो हमें दिए हुए हैं वो फिल करते हैं। हाइड्रोजन में कितना फिल कर सकती हूँ 1, तो इसके वैलेंसी कितनी आएगी 1 आएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास क्या है, लिथियम है, लिथियम में कितने फिल कर सकती हूँ 3, लेकिन जो के है अभी उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन फिल है, एक और मैं फिल कर सकती हूँ ना, क्योंकि उसमें जगह खाली है, अभी 3 2 भर सकते हैं, तो एक और मैंने यहाँ पे रख दूंगी, तो वहां पे लास्ट में क्या चले जाएगा, मेरा एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। सिमिलरली अब हम सोडियम का देखते हैं, तो सोडियम में कितने फिल होने चाहिए, 2 यहाँ पे हो गए, अब यहाँ पे हम कितने फिल कर सकते हैं 8, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है 8 तक है, तो हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, फिल कर देंगे। 8 + 2 कितने होते हैं हमारे, 10 होते हैं, अभी एक बचा फिर से, तो वो लास्ट वाले में चले जाएगा। तो बताओ इसके भी आउटर मोस्ट में कितना आया, 1 आया, इसमें भी 1 आया आउटर मोस्ट में, इसमें 1। सिमिलरली पोटेशियम में भी कितना आएगा, 1 आएगा हमारा। तो इनकी वैलेंसी क्या है, सेम है। आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, जो आइसोटोप्स हैं वो प्लेस्ड हैं सेम ग्रुप में, ऐसा नहीं होता है, ये वाला आंसर हमारा चला जाएगा। एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बात बिल्कुल सच है, जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, कहाँ पे चलने से, लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, क्योंकि शेल नंबर कैसा रहता है, एक साथ रहता है। और रेडियस कैसे इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि शेल का नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, तब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, सेम इसकी तरह, ठीक है। आइसोटोप्स है, जैसे कि हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन का नंबर कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो C6 है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका मास नंबर क्या हो रहा हो, अलग अलग रहा हो, जैसे कि C6 से क्या होते हैं, 3 होते हैं इसके, एक इसमें 12 आ गया, 13 आ गया, और क्या आ गया 14। इसमें अगर कोई पूछे प्रोटॉन कितने हैं, तो हमारे 6 होते हैं। अगर न्यूट्रॉन की बात आ जाए तो 12 - 6 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा 13 - 6 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 14 - 6 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर है वाली बात, तो हमारा आंसर नंबर क्या चले जाएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा। एल्कली मेटल आर असाइन विद ग्रुप इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कौन से मैं बहुत बार बता चुकी है वाली क्वेश्चन में आप लोगों को, शायद 10वीं बार हो रहा होगा। एल्कली मेटल कौन से हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक है, क्या एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में हमारे कितने ग्रुप होते हैं, 2 होते हैं, एक पहला होता है और एक कौन सा होता है, 2 ग्रुप। पहले वाले ग्रुप को बोला जाता है क्या, एल्कली मेटल्स बोला जाता है, और दूसरे वाले को क्या बोला जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्या बोला जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं हमारे, ली, ना, के, रब, से, फरियाद, और इसमें क्या आता है हमारा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। क्लियर है वाली बात, तो ये आता है हमारा, तो इसका हमारा आंसर क्या चले जाएगा, फर्स्ट ग्रुप। थर्ड ग्रुप में कौन है हमारा, डी ब्लॉक की शुरुआत हो जाती है, पहला ग्रुप होता है किसका, हमारा डी ब्लॉक का, ठीक है। सेकेंड ईयर लाएंगे इसी जिसकी ट्रिक थी। और सेकंड ग्रुप वाले में क्या होते हैं हमारे, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अभी बताए। 18th ग्रुप होते हैं हमारी, कौन सी गैसेज होती है, इनर्ट गैसेज होती हैं, और इसका इनर्ट गैसेज होती है, कौन सी होती है हमारी, इनर्ट गैसेज आती हैं इसमें, ठीक है। Which of the given statement is are true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इन द सेकंड ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड एल्कली, एल्कली मेटल्स बोलते हैं, बिल्कुल गलत, इनको क्या बोला जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। फर्स्ट ग्रुप वालों को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, नहीं, इनको क्या बोलते हैं हम, एल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। 17 ग्रुप एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, हेलोजेंस बोला जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ओनली सी सही है। हेलोजन में कौन कौन से होते हैं, FCl, और क्या होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होती है, और क्या आती है, AT। ये एलिमेंट्स हमारे किस में आते हैं, हेलोजन ग्रुप में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्ज साइज एटम, इनमें से कौन सा है जिसमें क्या हो, लार्ज साइज एटम है। ठीक है, अब साइज की बात है तो आप लोगों को साइज का मतलब क्या है, वही हमारा एटॉमिक रेडियस है। क्या है ये हमारा एटॉमिक रेडियस है। अब साइज की बात हुई है यहाँ पर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो हमारी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम पीरियड में चलते हैं तो हमारी क्या होगी, साइज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, ऐसा ही दिया हुआ है, लिख लेते हैं। कार्बन के नीचे ठीक क्या बैठा हुआ है हमारा, ऐसा ही बैठा हुआ है। बोरोन के नीचे ठीक क्या बैठा हुआ है हमारा, एल्यूमिनियम बैठा हुआ है। ठीक है, और फॉस्फोरस है, एन के नीचे ठीक क्या बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। और ओ के नीचे ठीक क्या बैठा हुआ है, सल्फर। तो हमसे क्वेश्चन किस में पूछा गया है, इस वाले का पूछा गया है। ये कौन सा ग्रुप, सॉरी कौन सा पीरियड होता है, ये होता है हमारा थर्ड पीरियड में पूछा गया है। अगर हम पीरियड में अगर आगे की तरफ चलेंगे तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारा सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, अपने आप एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, के लिए कौन सा है। मैंने आप लोगों को बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके क्या होना चाहिए, कंप्लीटली जो डी ऑर्बिटल है वो क्या ना हो, कंप्लीटली फिल्ड ना हो, खाली हो गए कहते हैं। ठीक है, कितना खाली, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने ना हो, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ना हो उसमें। 3 ऑफ देयर आउटर मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट, 3 होता है, नहीं होता है, 2 होना चाहिए। देयर आउटर मोस्ट सेल इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होता है, लेकिन अगर ये स्पेसिफाई कर दे तो ज्यादा सही है, हम इसको भी लेकर के चल सकते हैं। 2 ऑफ देयर आउटर मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट, कितने होने चाहिए, 2 क्या होने चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन हमारे पास अगर नहीं होता तो हमारा बी ऑप्शन चले जाता आंसर, लेकिन अभी ये वाला है तो हम मोर करेक्ट की बात करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन आंसर जाएगा। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, कितने होते हैं उनमें, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। क्लियर है वाली बात। तो हम आगे चलते हैं। Which of the following elements has the last element in Newland's laws of octave? कौन सा था हमारा, थोरियम था। कौन सा था वो, हमारा थोरियम एलिमेंट था जो लास्ट था। और इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे, 56 एलिमेंट्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब हमारी बायोलॉजी सेशन शुरू हो गया है तो हम बायोलॉजी की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कंट्रोल्स द रेट ऑफ एनर्जी रिलीज इनसाइड द बॉडी, कौन से रेट ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है। देखो एनर्जी, एनर्जी हमें किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है या नहीं मिलती है, मिलती है। ग्लूकोज जो है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है हमारे अंदर। ये सारा का सारा कारनामा कौन करता है, हमारा पैनक्रियास। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, पिछले सेट में, एक हमारे पास होते हैं अल्फा सेल्स होते हैं और एक क्या होते हैं हमारे बीटा सेल्स होते हैं। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे ग्लूकागॉन वाले होते हैं। और ये वाले जो बीटा सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इंसुलिन। जो ग्लूकागॉन है, जो हमारा ग्लाइकोजन है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है किस चीज को, ब्लड स्ट्रीम में किसकी मात्रा को बढ़ा रहा है, ये ब्लड में बढ़ा रहा है किसको, ग्लूकोज की। और बोले तो क्या, शुगर की अमाउंट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जबकि जो इंसुलिन है वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। तो एनर्जी तो खैर हमें यहीं से मिली है, इसको क्या करता है, कम। जो डायबिटिक पेशेंट है वो इंसुलिन के लिए जाते हैं ना बाहर लेने के लिए, तो रेट ऑफ एनर्जी रिलीज इनसाइड द बॉडी, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, पैनक्रियास। जो पीनियल ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, वो होता है हमारा मेलाटोनिन। और जो पैराथायरॉइड है वो क्या है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, काम करता है। ये क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम को इतना ज्यादा बढ़ा देता है, जो भी हमारी बोन्स है, जो भी हमने खाना पीना खाया है, सब जगह से कैल्शियम को ले लेकर के कहाँ बढ़ता रहता है, उसमें क्या कहते हैं, ब्लड स्ट्रीम में डालता रहता है और बहुत ज्यादा कैल्शियम हो जाता है। इसीलिए जो हमारी हड्डियां वो बहुत ज्यादा फ्रिजाइल हो जाती हैं, बहुत इजीली क्या हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं। उसके बाद से जो थायराइड है इसके एंटागोनिस्टिक काम करता है। ये क्या करता है, जो भी हमारा बोन्स का रीएब्जॉर्प्शन है उसको कहेगा कि रीएब्जॉर्ब करो, बोन्स वगैरह को बोलेगा ये रीएब्जॉर्ब करने के लिए। ये दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। पिट्यूटरी ग्लैंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, इज लोकेटेड। हमेशा कहाँ पे है, ये हमारे ब्रेन में है। कहाँ पर है, ये हमारे स्कल में बैठी हुई है। सबसे ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस होता है ऐसे डब्बे जैसे बॉक्स में, उसके बाद से डंडी लगी होती है। नीचे कौन बैठा होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा होता है। इनसाइड द स्कल नियर लोअर एंड ऑफ द बैकबोन में होता है, नहीं होता है। इनसाइड द स्टोमक नहीं होता है, इनसाइड द चेस्ट नहीं होता है। हमारा ऑप्शन कौन सा चले जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही चले जाएगा। हम पहले ऑप्शन को टिक लगा सकते थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या पता और करेक्ट ऑप्शन दे दी। जैसे कि अभी हमने आज 3-4 क्वेश्चन देखे जिससे हमने मोर करेक्ट ऑप्शन क्या किए हैं, बात की है। तो चलिए आगे चलते हैं अब हम। राइज इन शुगर लेवल इन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ। जो शुगर लेवल राइज हो रहा है वो कौन डिटेक्ट करता है, हमारा वो डिटेक्ट करता है। अभी बात हुई है इस चीज की, तो वो कौन डिटेक्ट करता है, हमारा पैनक्रियास। कौन से सेल्स होते हैं, हमारे अल्फा सेल्स होते हैं, ग्लूकागॉन वाले। ठीक है, तो वही क्या करते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं राइज इन शुगर लेवल डायबिटिक पेशेंट्स में। ठीक है,
गॉल लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। किडनी क्या होती है हमारी, यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन है इनके, इसकी यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन्स वगैरह। अभी बात हुई थी ना हमारी नेफ्रॉन्स की पिछले 3 सेट बाद से, आप लोगों वाले क्वेश्चन कर आओ तो आपको किडनी का सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अब हम। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। आगे चलते हैं। ब्लैंक ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो पिछली क्लास में मैंने एंडोक्राइन बताया था, ग्लैंड क्या होती है हमारी, डक्टलेस ग्लैंड होती है। क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। क्यों बोला गया इनको डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि जो भी इनका जो सीक्रेशन है वो डायरेक्टली, कहीं इनके पास ग्लैंड वगैरह नहीं है जिसमें ये स्टोर करके रख सकें। सारा का सारा कहाँ पे उगे, अपना जो भी इनका सीक्रेशन है वो सारा का सारा कहाँ पर दे देती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी मास्टर ग्लैंड कौन होती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कि रेगुलेशन में किसके चलती है, हाइपोथैलेमस के रेगुलेशन में चलती है। एड्रेनल ग्लैंड हमारी कहाँ पे रखी हुई है, ये क्या है, हमारी किडनी है, और यहाँ पे जो ये पोजीशन है यहाँ पे कौन रखी हुई है, हमारी एड्रेनल ग्लैंड रखी हुई है, दोनों ही किडनी पे, ठीक है। और एक क्या है हमारा पैनक्रियास, पैनक्रियास की भी बात हुई, अल्फा और बीटा सेल्स, वही किसमें मदद करता है, किस चीज को डिटेक्ट कर रहा है ये, जो हमारा शुगर लेवल है बॉडी में उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अल्फा बीटा सेल एक दूसरे के अपने अगेंस्ट काम कर रही होती है। जो अल्फा सेल्स है वो चाहती है कि हमारे ब्लड में किस चीज का अमाउंट ज्यादा हो, शुगर लेवल इंक्रीज हो, लेकिन वो देखो उसको नहीं पता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, लेकिन वो हमें सोचती है कि वो हमें एनर्जी देना चाहती है, हमारा बॉडी हमें अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि एक्सिस में कोई चीज हो जाएगी, वो क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसीलिए बीटा सेल्स बनाए गए थे कि वो कम कर पाए, लेकिन बीटा सेल्स नहीं कर पाते हैं कम, तो बाहर जाना पड़ता है फिर डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन के लिए। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं हम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज, अभी बताई वाली क्या होती है, हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोगों को पता ही है, थायराइड भी पता ही है आप लोगों को। ये क्या है, हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक ग्लैंड, ये कौन सी हुई, लीवर के लिए यूज किया है, क्या हेपेटिक वर्ड होता है, तो ये कहाँ पे मिलते हैं, लीवर में, ठीक है। लीवर की ग्लैंड है हेपेटिक ग्लैंड, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी सिक्रेशन इन स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड इंक्रीजेस, विच एलिमेंट इज सीक्रेटेड फ्रॉम दीज ग्लैंड एट दिस टाइम, कौन से हैं जो इनसे सीक्रेट होता है। देखो अभी गर्मी आने वाली है, ठीक है, और प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, ज्यादातर जो जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं ना, तो क्या होते हैं, पिंपल्स वगैरह आने लग जाते हैं, और क्योंकि ऑयली स्किन होने लग जाती है बहुत ज्यादा, तो स्वेट और ऑयल क्या जाएगा, हमारा आंसर चले जाएगा। जो स्वेटिंग है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्वेट एंड सॉल्ट नहीं जाएगा हमारा आंसर, ऑयल एंड वाटर भी नहीं जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स भी नहीं जाएगा, हमारा क्या जाएगा आंसर, स्वेट एंड ऑयल आंसर जाएगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन मोस्ट रैपिडली इन, देखो जो लैक्टिक एसिड है वो कब हो रहा है, लैक्टिक एसिड है हमारी एनारोबिक प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है हमारी, एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस कहने का मतलब है जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन की क्या हो गई है, एब्सेंस हो गई है, इसीलिए जो हमारा पाथवे वो क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। लेकिन लैक्टिक एसिड वापस से किसमें मिल रही है, ग्लाइकोजन में मिल रही है। कहने का मतलब है ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होना चाहिए था, पायरुविक एसिड में क्या होना चाहिए था, कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन कब होता है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट, जब ऑक्सीजन की क्या हो, प्रेजेंस हो, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एनारोबिक हो गई प्रोसेस, अगर ऑक्सीजन क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, तो क्या होता है हमारा लैक्टिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो हमारा लीवर है वो प्रोसेस को उल्टा चला देता है, ग्लूकोज को बनाने के लिए वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड से किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। ये काम कौन करता है, हमारा लीवर, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ब्रेन करेगा, हार्ट किडनी ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, लीवर इसका आंसर जाएगा। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को क्या बोला जाता है, अभी बताया था, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। कीटोन वर्ड है, ये हमारी केमिस्ट्री में आता है कीटोन, और न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स आप लोगों को पता है नर्वस सिस्टम है, साइटोन, साइटो वर्ड से साइटोलॉजी, हम सेल के बारे में बात कर सकते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन क्या चले जाएगा, नेफ्रॉन्स चले जाएगा। Which of the following hormone is secreted by the puberty to start the ovulation process? देखो अब ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जिस टाइम पे क्या हो रहा होता है, एग्स रिलीज होते हैं, किसमें, फीमेल्स में रिलीज होते हैं। ये कौन सा टाइम पीरियड होता है, 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है नॉर्मली कितने दिन की होती है, वो 28 से 29 डेज तक की होती है, ठीक है। तो उसके अगर जो 10th डे और जो उसका 17th डे है वो क्या होता है, ओव्यूलेशन वाला फेज होता है, जहाँ पे क्या हो रहा होता है, एग रिलीज होता है। अगर मैटिंग होती है इस टाइम पे तो फिर क्या है, प्रेगनेंसी होनी है। तो इस टाइम पे कौन होता है, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जो वेट कर रहा होता है, जो रिलीज कर रहा होता है एग का, और इंतजार करता है, ठीक है। उसके बाद से थायराइड, थायराइड आप लोगों को पता ही है,
प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, देखो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, जैसे चिड़िया अपना घोंसला प्रिपेयर करती है ना, ऐसे प्रोजेस्टेरॉन है ना, वो ना जो 17th डे के बाद से जो हमारा 19-20th डे आता है, उस टाइम में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ना फीमेल्स में हाई हो रहा होता है। वो इसलिए हाई होता है क्योंकि उसको लगता है कि ना प्रेगनेंसी हो गई है और इम्प्लांटेशन हो चुका है, और वो इम्प्लांटेशन जो हमारा एम्ब्रियो है उसको क्या करने की कोशिश करता है, इम्प्लांट हो चुका है और उसके लिए वो ना लेयर बना रहा होता है, ब्लड वेसल्स की लेयर बना रहा होता है, जिससे कि उसके सपोर्ट के लिए इम्प्लांट जो हमारा जायगोट है, एम्ब्रियो है, उसके क्या करता है, इम्प्लांटेशन की तैयारी करता है। इस्ट्रोजन है ये हाई रहता है हमारी बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द, जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है मेल्स में होती है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड ये किसके नीचे होती है, बिलो द, कहाँ पर होती है ये, हमारे ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर। ब्लडर क्या है, जो भी स्पर्म और जो यूरिन है दोनों का क्या है, वो कॉमन मेथड है, जिससे क्या होने वाला है, एक्सक्रीट आउट होने वाला है। स्कॉटम, ओवेरी, लीवर नहीं जाएगा आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम। तो चलिए आज का सेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ यहीं तक है। आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और ट्राई करो अच्छे से पढ़ने का, और पूरा वीडियो देख कर के आओ, एक रात लगेगी बस खत्म करने में, ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब।